1 लीटर पानी से पौधे उगाने की तकनीक से 50,000 पौधे लगाने वाले सीकर जिले के दांता कस्बे के रहने वाले किसान सुंडाराम को वर्ष 2020 का पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। मैं सुंडाराम वर्मा, मेरा गांव दांता, जिला सीकर, राजस्थान से हूं और मैं किसान हूं। मेरी शिक्षा BSc तक है 1973 में और मैं खेती करता हूं और मैंने खेती के साथ साथ कुछ अपनी तकनीकें विकसित की हैं, जिसमें 1 लीटर पानी वाली से वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। इसमें पौधे को पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में केवल 1 लीटर पानी देना होता है और जो बरसात का पानी ज़मीन में अवशोषित होता है उसको ही ज़मीन में कंजर्व करके रखते हैं। यहाँ पानी पहले थोड़ा ज़मीन में था, अब कम से कम इस क्षेत्र में बिल्कुल। तो हमने 10-11 साल पहले एक बगीचा लगाया था अनार का, जो पीछे खड़ा है। उसमें थोड़ा पानी था तो इसलिए हमने बगीचा लगा लिया। 5 साल पहले वो ख़त्म हो गया तो हमने फिर टैंकरों से पानी डालना शुरू किया। पिछले साल टैंकर वालों ने भी मना कर दिया कि पानी है ही नहीं, तो पीने का ही नहीं है, अब बगीचे में कैसे डालेंगे। उनका जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। एक बोतल से एक पौधे का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और सोच और बड़ी लंबी सोच का मतलब है और उसने उसको सचवाया है। हमारा माइक्रो इरिगेशन, जिसको हम वो बूंद बूंद प्रणाली कह देते हैं, जहाँ जहाँ स्प्रिंकलर है, फव्वारे वाली विधि है, उससे तो हम काम कर ही रहे हैं। पर लेकिन ये किसान को उसमें कई सारे किसान अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको अपने तरीके से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसको अपनी प्रणाली को उसको मिनिमम वाटर से यूज़ करना और पौधे को जिंदा रखना और पूरे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना एक अपने आप में उदाहरण है। और ये उनका कार्य बहुत यहाँ के लिए, राजस्थान जहाँ पर पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 1982 में उस समय यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था। मैं काफ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके संपर्क में रहा था और मैंने अपनी खुद की वैरायटियाँ और जो टेक्निक्स डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो इसी इंटरेस्ट को देखकर अच्छी और जानकारी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए पूसा, जो देश का सबसे बड़ा ये रिसर्च सेंटर है कृषि का, तो वहाँ मुझे भेजा गया। तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखने को मिली। मैं वापस आया तो मुझे थोड़ा पौधे लगाने थे। मैंने ये सोचा कि पौधे लगाने के बाद में ज़मीन को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको लेवल किया। लेवल करते करते सितंबर का महीना आ गया। सितंबर के माह में क्या होता है कि सितंबर और अक्टूबर में जो खरीफ की फसलें होती हैं उसको कटाई का समय आ जाता है और फिर नवंबर में दूसरी फसल बुआई का समय आ जाता है। तो जब सितंबर में हमने सोचा कि हम पौधे लगा देते हैं केवल छोटे से गड्ढे करके, और जब हमें फुर्सत मिलेगी तो बड़े गड्ढे करके इसमें पानी दे देंगे। तो हमने वो पौधे लगा दिए और हमें समय नहीं मिला गर्मियों में भी, और गर्मियों में नहीं मिला, फिर पौधे जिंदे रह गए। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात है। तो फिर वो जो ड्राई फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे याद आया। तो इस तकनीक में होता क्या है कि जो पानी बरसता है वो ज़मीन में अवशोषित होता है और वो 2 तरह से बाहर निकलता है। तो
एक तो जो घास उगती है वो, और दूसरी जो पड़ी हुई ज़मीन है उसमें महीन सुराखें हो जाती हैं और हम उसको वैज्ञानिक भाषा में कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जो बहुत गहराई का पानी है वो भी बाहर आ जाता है। तो अगर इन दोनों कारणों को यानी घास और कैपिलरी एक्शन दोनों को हटा दें तो ज़मीन में फिर हमेशा इतना पानी मौजूद रहता है जितना कि पौधे को चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला मानसून की अच्छी बरसात होती है और घास उग जाता है, उसके 5-6 दिन बाद में हम उस खेत की जुताई करते हैं जहां हमें पौधे लगाने हैं। उसके बाद में उस खेत को पड़ा रहने देते हैं और जो बरसात होगी तो उसमें का पानी जो है वो सोखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और खेत पड़ा रहेगा। जब बरसात जाने की स्थिति में होता है लास्ट मानसून के समय में, यानी लगभग राजस्थान में वो सितंबर में होता है, तो लास्ट मानसून के बाद में एक गहरी जुताई और करते हैं। और उस गहरी जुताई करने से क्या होता है कि एक तो बची कुची खरपतवार ख़त्म हो जाती है और एक जो ऊपरी सतह है उसकी जो कैपिलरीज होती हैं यानी सुराखें होती हैं वो टूट जाती है। तो इससे पानी क्या होता है कि वो ज़मीन का पानी ज़मीन में पड़ा रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं सितंबर में, उसके तुरंत बाद जहां हमें पौधे लगाने हैं वो 4 या 5 इंच का चौड़ा या लंबा गड्ढा खोदते हैं, लेकिन गहरा 1.5 फीट खोदते हैं। 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट का जो उसका पिंड होता है वहाँ कवर हो जाता है नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा खाली रहता है 6 इंच। उसमें 1 लीटर पानी या कोई 2 ml उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड कीटनाशक मिलाकर दे देते हैं ताकि कोई कीड़ा नहीं काटे। और जब पौधा लगा देते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद में उस पौधे के अंदर भी निराई गुड़ाई कर देते हैं ताकि जो कैपिलरीज बनती है ना वो टूट जाए और उससे नमी बनी रहती है। तो 4-5 दिन बाद में एक निराई गुड़ाई करते हैं, फिर हम पानी देने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें केवल इतना करना है कि हर 3 महीने बाद में, क्योंकि 3 महीने बाद में जब ज़मीन पड़ी हुई रहती है तो उनमें कैपिलरी बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हर 3 महीने बाद में उस पूरे खेत की क्रॉस कल्टीवेशन कर देते हैं ताकि ऊपर की जो है वो खरपतवार भी कोई उगी है तो वो नष्ट हो जाए और ऊपर की ज़मीन है जो वो आपस में डिस्टर्ब होने से उसका जो कैपिलरी है वो टूट जाए, तो उससे वो नमी बनी रहती है। ये कुल काम अगले साल मानसून तक 3 या 4 बार करना पड़ता है। उसके बाद में पौधे को कभी कुछ नहीं करना है और वो पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और मई जून की तेज़ गर्मी में भी इस तरह का वो पौधा रहेगा जैसे किसी वो झील के किनारे खड़ा। टैंकर वालों का ही पानी बंद हो गया तो फिर हमने ये सोचा कि हम अगर इनकी 2 कतारों के बीच में जो पौधे लगे हुए हैं अनार के, उसमें कतारों के बीच की जो खाली जगह है उसमें अगर प्लास्टिक बिछा दिया जाए तो पानी फ्लो होगा, और वो अगर पानी फ्लो होगा तो उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये हमारा विचार था। हमने नाबार्ड को भी लिखा था, ICAR को भी लिखा था, लेकिन हमने इसमें आगे बढ़ने की सफलता नहीं। फिर हमने जब पानी बंद हो गया तो फिर हमने ये सोचा कि हम ये करके देखते हैं। यहाँ का जो रेनफॉल पैटर्न है वो 40 सेंटीमीटर है। 1 वर्ग मीटर में 40 सेंटीमीटर से 400 लीटर पानी इकट्ठा होता है, तो 6000 वर्ग मीटर में 24 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है। इस साल 30 सेंटीमीटर बरसात हुई है, 15 लाख लीटर पानी इकट्ठा हुआ, और अगर हो सकता है कि अगले इस सितंबर के अंत में थोड़ी 5-7 सेंटीमीटर बरसात और होगी तो वो पूरा भर जाएगा। बाकी 15 लाख लीटर या 20 लाख लीटर ये दोनों पानी की मात्रा कम नहीं है। तो इस तरह से हमने ये इकट्ठा किया है। ऐसे करते हैं तो सब पर भी काफ़ी फर्क पड़ जाए। अब बच्चों भी, मैं भी लेन में चल रही, अभी भी लेन में चल रही हूँ। बाकी ले रहे अभी अब फरोक है तो मैं भी करती हूँ, मैं करता हूँ तो सारा को फरोक करती हूँ, बाकी ले करती हूँ। बस बोलता है तो वह काम कर आप करो तो मैं भी करती हूँ, पर मैं कहता था तो वो काम तू करती तो मैं कर लेती हूँ। पेड़ पौधा लगाना हुआ है, मेरा पौध करनी है तो वगैरह मैं मजदूर बनाना है तो मैं ही करूँ। तो आप बोल दे भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब वो खेत में जाते हैं तो हम चारों भाई बहन उनके पीछे पड़ जाते हैं, दादाजी हमें भी जाना है।
चाहे कड़ी धूप हो या बरसात हो, तो हम जाते हैं तो दादाजी बोलते हैं नहीं तुम सब है ना वहाँ पे चले जाओ, मैं और दादी घर पे आ जाएंगे। फिर मैं जाती हूँ, हम जो दादाजी करते हैं जाके काम से खाद को मिक्स करना या फिर है ना कोई पानी देना या फसल उगाना, बीज बोना, हम सब जाके उनकी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। 1995 में हनीबी नेटवर्क के संपर्क में आया। जब हनीबी नेटवर्क के संपर्क में आया तो उन्होंने मेरी 1 लीटर पाली तकनीक को देहरादून तक, वहाँ तक जो साइंटिस्ट हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट के, वहाँ उनके सामने रखी। और एक इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस हुआ था 1996 में, विज्ञान भवन में था, दिल्ली में था, तो वहाँ मेरा एक प्रेजेंटेशन था जिसका जो डेली न्यूज़ बुलेटिन होता है उसका कॉन्फ्रेंस का, उसमें बड़ा रिस्पॉन्स आया। तो वहाँ मैंने ये प्रेजेंट किए थे, सारी वैरायटियाँ प्रेजेंट की थी, क्रॉप रोटेशन प्रेजेंट किया था, कुछ मौसम की जानकारी जो हमने अनुभव की थी वो वहाँ प्रेजेंट की थी। तो वहाँ काफ़ी मुझे इसका सपोर्ट मिला और हनीबी नेटवर्क की ओर से एक इंटरनेशनल अवार्ड जो था एग्रोबायोडाइवर्सिटी का, वो मुझे कनाडा से सबसे पहले अवार्ड वही मिला था मुझे। और उस अवार्ड से मैंने 15 जो फसलें राजस्थान में मुख्य रूप से बोई जाती है उसकी 700 से अधिक देशी प्रजातियाँ इकट्ठी की, उनका करैक्टराइजेशन किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी, तो उनको सबको जीन बैंक में दे दिया। और हनीबी नेटवर्क से जो सृष्टि बना उसको सपोर्ट करने के लिए फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बना। तो हनीबी नेटवर्क और सृष्टि का काम तो इन चीज़ों को ढूंढने का था कि भाई ऐसे नए नए जो काम कर रहे हैं किसान, उनको ढूंढा जाए। और जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का काम था कि भाई उनका मूल्यांकन करे, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनसे जाकर उनसे बातचीत करके या उनके द्वारा टेस्टिंग में डालकर और उनका मूल्यांकन किया जाए, तो चीज़ें अच्छी हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। जैव विविधता कब काम आती है? जब कोई इमरजेंसी आ जाती है। वैसे तो उसका कोई नहीं है, पड़ी रहती है जब, लेकिन जैसे ही वातावरण परिवर्तन होता है हमें नई तरह का जीन चाहिए, और वो जीन हमें जो नेचर में वैरायटीज उग रही हैं या जिसको किसी ने संभाल रखा है, लगातार उग रही हैं नेचर में, उनमें वो करैक्टर अपने आप स्वतः आ जाते हैं कि वो वातावरण जलवायु परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी राइट से ये सेवियर ऑफ जीनोम के अवार्ड हैं उनको मिला हुआ है, इसलिए वो संरक्षण किया हुआ उन्होंने बहुत सारी लोकल वैरायटी में, जिसमें ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक किसान हूँ और किसानों के लिए मैंने काफ़ी इक्विपमेंट बनाए हैं, और जो खेती में जो समस्या आती है उसी के अनुरूप मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए। सुंडाराम जी का तो मैंने मतलब मनोबल ही बढ़ाया मेरा, और बहुत सारी ऐसी मशीनों के बारे में भी बताया सुंडाराम जी ने, भाई आप छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट बनाओ जो भी ज़्यादा किसान को खर्चा भी नहीं हो और आसानी से चल भी सकती है। और यही सोच के मैंने एक वीडर मशीन, इलेक्ट्रिक वीडर मशीन बनाई थी, जिसके ऊपर मेरे को इन्फोसिस ने अवार्ड दिया था, ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था, 10 लाख रुपए का प्राइज ही मिला था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने ओनियन हार्वेस्टर बनाया जो प्याज खोदने की मशीन है, और उसके ऊपर मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था 2017 में। और वो सुंडाराम जी की ही देन है जो मेरे को NIF से उन्होंने जुड़ाया। फिर NIF से जुड़ने के बाद में मतलब सुंडाराम जी का भी पूरा सहयोग रहा मेरे ऊपर, कि वो बोलते गए कि आप जो भी आपके दिमाग में जो आइडिया आता है उसको पहले हमको बताइए और ग्राफ बना के भेजिए, हम NIF में भेजेंगे, वो अप्रूवल करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप बनाते रहिए। तो ऐसे करके मैंने लगभग 8-10 इनोवेशन किए।
और काफ़ी सारे मतलब काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी है। और मेरी ओनियन सीडर है आज जो प्याज की नर्सरी तैयार करने की, मतलब मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा हूँ लोगों के, इतनी डिमांड है उसकी। जिस तरह की एक वैज्ञानिक सोच उसमें पड़ी हुई है, वो वैज्ञानिक सोच एक आदमी में, आम आदमी नहीं होती है। बारीकी से जांचना, बारीकी से उसको समझना और उसके बारे में, क्योंकि वैज्ञानिक को क्या होता है कि आगे 10 साल 15 साल की सोचनी चाहिए, प्लान बनाता है। तो इसलिए वैज्ञानिक जो हमेशा अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो 10 साल आगे की बात सोचता है। इस तरह के अपने सुंदराम वर्मा जी भी सोच आगे बढ़ रही है और उसको अपने नॉलेज को दिन भर दिन और शार्प करते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सुंदराम वर्मा जैसे हमारे बहुत सारे किसान और आए जो इस देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें।